नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से भोरे भोर में जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं। विपक्ष का रोल सरकार को उनके कार्यों का याद दिलाना और उनकी नीतियों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, आम जनता को सुविधा मिले, वो करना है। पर जिस तरह से पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारत में और खास करके बिहार में सत्ता और विपक्ष का चरित्र धीरे धीरे बदलता जा रहा है। सवाल सत्ता से न पूछ करके विपक्ष पर खड़े हो रहे हैं। और पत्रकारिता में भी बात करें तो पत्रकारों ने भी आजकल एक ट्रेंड चलाया है जिसमें सवाल सत्ता से नहीं विपक्ष से पूछे जाते हैं। आप देख रहे हो कि बिहार में चुनावी वर्ष चल रहा है और चुनाव की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोरोना संकट से अभी उबरे भी नहीं हैं, तब तक आप देख लीजिए कि चाइना हम पर हमला कर रहा है। इसको लेकर के अभी बात चल ही रही है। तब तक बिहार में चुनाव को लेकर के देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक और बिहार के मुख्यमंत्री तक सभी सत्ता कैसे प्राप्त हो इसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इस तैयारियों में कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था कि विपक्ष इस बार भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। आपस में ही विपक्ष उलझा हुआ है और इतना उलझा हुआ है कि सत्ता के लिए वो उलझन फायदे का सौदा हो रही है। इन सब के बाद लगातार विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष वो अपनी बातें रख रहे थे और उनके साथ उनके कई सहयोगी दल जो महागठबंधन में शामिल हैं, अब तक तो स्थिति यही है, वो भी अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। पर यह आवाज़ इतना ज़्यादा शोर नहीं कर पा रहा है कि सत्ता के गलियारे तक पहुंच पाए। लगातार जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर सरकार वापस कर दे रही है। सरकार में बैठे दल लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और विपक्ष की खामियों को गिनवा रहे हैं। 15 एक लंबा समय होता है, 1.5 दशक में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और इस बदलाव को लेकर के सत्ता से सवाल पूछने का समय भी आ गया है। 2005 में जिन वादों के साथ मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी संभाली थी, वो बातें सभी को याद हैं क्योंकि उन बातों को बार बार दोहराया जा रहा है। सुशासन, न्याय के साथ विकास, नीतीश कुमार हैं बिहार में बहार हैं, इन सब बातों को लेकर के जीरो टॉलरेंस से लेकर के CCC की बातें हो रही हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से समय के हिसाब से अपने आप को बदलते चले गए हैं, हो सकता है ये वक्त की मांग हो, पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने ही आइडियोलॉजी के साथ समझौता जरूर किए हैं। कई बातें हैं जो नीतीश कुमार के लिए कहा जाता था कि वो ब्रह्म वाक्य है, नीतीश का कहा हुआ पत्थर की लकीर होती है, लेकिन वो लकीर या तो मिट रही है या फिर पत्थर ही गायब हो जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2013 से लेकर के 2017 के बीच में राजनीतिक घटनाक्रम और नाटकीय मोड़ आए हैं। इन मोड़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि सत्ता सबसे ज़रूरी है नीतीश कुमार के लिए। हालांकि सत्ता निश्चित रूप से विपक्ष के लिए भी ज़रूरी है। 15 साल लालू प्रसाद ने भी शासन किए, लेकिन जब भी चर्चा 15 साल नीतीश कुमार के शासन की होती है और सवाल खड़े करता है विपक्ष, तो खेमा जो है नीतीश कुमार के समर्थन वाला वो चढ़ बैठता है और 15 साल के शासन का बात करने लगता है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में क्या हुआ। इसके बाद अगर जो कुछ भी बचा खुचा होता है वो पूरा कर देता है भारतीय जनता पार्टी और वो कांग्रेस पर हमला करने लगता है कि कांग्रेस ने 70 साल में इस देश और बिहार में क्या किया। खैर, ये तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो गया है कि 2020 के चुनाव अब सामने हैं। इन चुनाव को लेकर के सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सीधा सीधा टक्कर अभी तक जो स्थिति है, जब आपसे हम बात कर रहे हैं और आपके सामने विश्लेषण रख रहे हैं, तब तक दो ही धुरी सामने नजर आ रहे हैं। एक है एनडीए का और दूसरा है यूपीए का, जिसे आप महागठबंधन कह सकते हैं। दोनों ही खेमे में कुछ न कुछ भीतर भीतर बातें चल रही हैं। भीतर खाने में बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जिसको लेकर के चर्चाएं भी तेज हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से पंगा लेगा। तो इसको अगर सिलसिलेवार देखा जाए तो पंगा लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, पर धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ते गए क्योंकि उनके साथ और साथी दोनों ही कमज़ोर करते गए उन्हें।
पहले तो उन्हें सत्ता में जो भी उनकी भागीदारी रही है, या फिर कहा जाए राजनीतिक रूप से सदन में जो उनकी भागीदारी रही, वो भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। 2014 में उन्होंने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था और उस चुनाव के दौरान 3 सीटें उन्हें मिली थी समझौता के तहत, और तीनों सीट वो जीत करके सामने आए थे, खुद मंत्रालय में भी थे। और धीरे धीरे उनके पार्टी में विखंडन शुरू हो गया और आरएलएसपी के 3 के तीनों सांसद अलग अलग हो गए। अब सभी अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में कोई एकता या साथ नहीं है। 2015 का चुनाव आया और 2015 के चुनाव में भी स्थिति वही रही। आरएलएसपी ने चुनाव लड़ा एनडीए के साथ, और चुनाव लड़ने के बाद उन्हें जो सीटें मिली, वो सीट उनमें से 2 सीटें जीतने में वो कामयाब भी रहे। अब आगे की बात कहें तो 2019 से पहले कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को ये बात समझ में आ गई कि एनडीए अब उनके लायक नहीं रह गया। हालांकि ये बात तो 2013 में समझ में नीतीश कुमार को भी आई थी कि वो एनडीए में नहीं रह पाएंगे, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। बिल्कुल उसी तरह से, उसी तर्ज पर उपेंद्र कुशवाहा ने 2019 के चुनाव से पहले खुद को मंत्रालय से इस्तीफा देते हुए एनडीए से भी बाहर हो गए और महागठबंधन में आ गए। महागठबंधन में उन्हें जो चाहिए था वो सम्मान मिला और 5 सीटें उन्हें लोकसभा मिली, पर किसी भी सीट पर उनकी भागीदारी और जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई। हालांकि ऐसा तो आरजेडी के भी साथ हुआ, हम के साथ हुआ, वीआईपी के साथ हुआ, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस ने ला करके इज्जत बचाई थी। अब स्थिति यह है कि धीरे धीरे महागठबंधन के भीतर इस हार ने कहीं ना कहीं एक खास नियम लागू कर दिया और सभी ये समझने लगे कि इसमें गलतियां उनकी नहीं बल्कि उनके साथी दलों की है। और यही कारण रहा कि लगातार महागठबंधन के अंदर तल्खियां बढ़ती चली गई। जीतन राम मांझी ने इन तल्खियों को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लगातार उनके बयानों को लेकर के कई ऐसी बातें होती रहीं कि महागठबंधन की दूरियां बढ़ती चली गई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत प्रयास किया कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और उन्होंने एकजुट रखने का प्रयास किया। शुरुआती क्षण में वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी यह प्रयास किया और कांग्रेस भी इस प्रयास को लगातार करती रही, चूँकि कांग्रेस के पास तो कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। अब इन सब बातों को लेकर के अंतिम जो वाक्य है वो सामने आ गया है। जीतन राम मांझी ने 25 जून तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उन्हें कोई भी भाव देने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले जो कुछ भी बातें हुई उन सब बातों को अगर देखा जाए तो अलग अलग बैठकों का दौर चला। कई बार जीतन राम मांझी ने कई लोगों के साथ बैठकें की, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी का थर्ड फ्रंट के नेता के रूप में भी नाम आने लगा था। उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई, मुकेश सहनी से उनकी मुलाकात हुई, पप्पू यादव से उनकी मुलाकात हुई, कन्हैया कुमार से उनकी मुलाकात होती रही, तीसरे फ्रंट को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती रहीं। लेकिन इन सब को लेकर कहीं ना कहीं मांझी की जमकर किरकिरी हुई। अब मांझी जो हैं ये समझ चुके हैं कि महागठबंधन में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। इन सब बातों को लेकर के 25 तारीख से पहले ही वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगा करके लोगों से के सामने, अपने साथी दलों के सामने बात रखना चाहते हैं। इस बीच में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस एनडीए को लेकर के वो दबाव बना रहे थे और एनडीए में जाने की बातों को लेकर के हमेशा अपने ही गठबंधन के लोगों पर कई तरह की टिप्पणियां करते थे। खास करके अगर कहा जाए तो आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर के वो कई तरह की बातें कह चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने शुरुआती दौर में ये भी कहा था कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पर बीच के समय में वो लगातार ऐसा लग रहा था कि एक एजेंडा के तहत अपनी बातें रख रहे हैं, पर धीरे धीरे वो उनका ये जो सिलसिला था, दबाव बनाने की रणनीति थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जीतन राम मांझी के सहयोगी दलों से विचार विमर्श करने के लिए अब दिल्ली प्रवास करने वाले हैं और वहीं जाकर के वो अपनी बातें रखेंगे। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जो बात थी उसके लिए वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कांग्रेस सहित अन्य दलों से भी बात करेंगे। शरद यादव से भी मुलाकात करने की बात की जा रही है। इसके साथ सोनिया गांधी से भी बात वो करने के लिए समय मांगे हैं। इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को लेकर आरजेडी को उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था उसकी भी अवधि समाप्त होती जा रही है।
रालोसपा और बीआरपी ने उनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है और एकदम अलग थलग पड़ गए। कांग्रेस तो पहले ही से इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं थी। इन तीनों के बीच में आपस में बातचीत हुई थी, लेकिन उस बात के बाद अब स्थिति अलग हो गई है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी के बेटे को एमएलसी बनाने वाले आरजेडी से उनका संबंध बिगड़ना किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। जब उन्हें एनडीए से अपमानित किया गया था, जैसा कि वो खुद कहते थे, उसके बाद वो महागठबंधन में आए थे और महागठबंधन में उन्हें मान सम्मान भी मिला था, पर इसके बाद भी अब उनका मन नहीं माना। इसी बात को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो सामने से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर हमला कर सके, उन पर अंकुश लगा सके और उन्हें मजबूर कर सके कि वो जनता से किए वादों को पूरा करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीतन राम मांझी महागठबंधन के सबसे सीनियर लीडर थे और वो भी जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिन्हें लगातार हमने भी आपको कई बार बताया है कि आरजेडी का भी कहना है कि वो सीनियर लीडर हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, पर वो जिस तरह के काम कर रहे हैं वो शायद महागठबंधन के हित में नहीं है। कांग्रेस ने भी उन्हें कभी भाव नहीं दिया और अब तो स्थिति ये हो गई है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जैसे जैसे समझौता करने की स्थिति बनती जा रही है, वैसे वैसे आरएलएसपी और वीआईपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। जब कुछ दिन पहले तीनों के बीच में बैठक हुई थी, उसके बाद से कोई भी उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, न उनके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग पर किसी ने कोई सहमति दी। जब हमारी बात लगातार हो रही है तो आरएलएसपी का कहना है कि वो किसी न किसी रूप में कांग्रेस और आरजेडी के साथ महागठबंधन में है और यही बातें वीआईपी भी दोहरा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि न इधर के रहे न उधर के रहे जीतन राम मांझी क्या करेंगे और कौन होगा जो सामने से खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को कड़ा टक्कर और जवाब देगा। इस काम में अब तक आरजेडी पूरी तरह से खड़ा रही है और कहीं ना कहीं कड़ा जवाब देने में उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बड़ा रोल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि महागठबंधन बने तो उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मेवारी और नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ लंबी राजनीति किए हैं और एक सीनियर लीडर भी हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। कैसा लगा विश्लेषण आप जरूर बताइएगा और इसके साथ ही आपको दो बातों पर विशेष ध्यान देनी होगी। पहली बात तो ये कि अपने आप को सुरक्षित रखें, चूँकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि ठीक होने का रेशियो भी ज़्यादा है, पर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, आपका राज्य सुरक्षित रहेगा और आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें और अगर आपको जरा सा भी शक शुबा हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। कोरोना को हराना है, इसलिए कोरोना से दूर रहना है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।